इस समय देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां बड़ी तेजी से अपनी तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है और यहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और माना जाता है और एक कहावत भी है कि अगर दिल्ली का रास्ता कहीं से होकर गुजरता है तो वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में खास नजर है और खास तौर से जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और इसकी जिम्मेदारी और कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहे, वहीं योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के अलावा नगीना और बिजनौर में उनकी जनसभाएं हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी इतना फोकस क्यों कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बाकी जो राजनीतिक दल है यानी कि विपक्ष का जो इंडिया ब्लॉक है वो किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में अपनी जो तैयारियों को धार दे रहा है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत जी हैं जो काफी बारीकी से इस लोकसभा चुनाव में नजर रखे हुए हैं कि आखिर पार्टियां किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही हैं, किसका नफा नुकसान होगा, इस तमाम चीजों पे जो है नजर बनाए हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे। तो प्रशांत जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रशांत जी सबसे पहले जो है एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोर दे रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना जोर दे रही है, प्रधानमंत्री खुद वहां मौजूद हैं, वहां मन से विपक्ष को बिल्कुल घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मैं आपके लड़कों के भविष्य के लिए गालियां खा रहा हूं। तो कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिश की और क्या वजह है कि इतनी सक्रियता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई जा रही है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सक्रियता की वजह या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता की वजह बहुत एकदम सीधी है। आप पिछला चुनाव उठा करके देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। जिस चरण के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है, सबसे पहले 19 अप्रैल को मेरे ख्याल से जब शुरू होगा पहला चरण, तो पहले चरण में जो वोटिंग होगी उसमें बहुत सारी सीटें, उसमें सहारनपुर भी है जी। और उससे पहले आप याद करिए कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में थे। उनके जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के अरुण गोविल, उनके चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उससे थोड़ा सा और पीछे जाइएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी आचार संहिता लगने से पहले बुलंदशहर में, बुलंदशहर से वो हर बार चुनाव का आगाज अपनी वहीं से करते हैं। 2-3 वजह हैं। पहले चरण की जो 8 सीटों पर मतदान होना है उसमें से पिछले इलेक्शन में 5 सीटें गठबंधन के हिस्से में गई थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जी। और आप ये सोचिए कि ये वो इलाका है जहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की कोशिश करती है। अगर आप आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप स्पीच सुनेंगे तो उसमें सीधे तौर पर एक बात उठाई गई है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उससे वो घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र जी। मैं मुस्लिम लीग कोट अनकोट इसलिए करूंगा क्योंकि वो जिस जगह पर खड़े थे, जिस जिले में खड़े थे, जिस सीट पर खड़े थे, वहां पर लगभग 50-50 का हिंदू मुस्लिम का रेशियो है। लगभग। इससे पहले मेरठ में जाइए तो मेरठ में जहां पिछली बार थे, पिछले हफ्ते थे, वहां भी यही रेशियो था। तो ये जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये दरअसल दलित और मुस्लिम के गठजोड़ से मिलने वाली उन सीटों का गणित तय करता है जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, विपक्षी गठबंधन की पार्टियां हैं, उनके फेवर में समीकरण जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग है। बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, तो जो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन उस एरिया में पूरे बनता है वो इस बार कहीं ना कहीं कम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा आश्वस्त भी है क्योंकि इस बार उनके साथ जयंत हैं, आरएलडी है जो पिछली बार इनके गठबंधन, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और आप एक और चीज बात देखिए, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में थे तो 3 मुख्यमंत्री थे उनके मंच पर जी। योगी आदित्यनाथ थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कानून व्यवस्था को लेकर के जिक्र किया गया। सीधे तौर पर कहा कि योगी जी कानून व्यवस्था में कोई भी ढील किसी तरीके की दे नहीं सकते। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे सीधे तौर पर। तो हरियाणा को कनेक्ट, क्योंकि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं और जो वोट बैंक है वो ऑलमोस्ट सेम है। और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की भी सीमाएं लगती हैं। तो वो सहारनपुर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जो जाट बाहुल इलाका कहा जाता है, और उसके अलावा हरिद्वार जैसा जो उत्तराखंड की जो सीटें हैं, यूपी से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां पर सीधे तौर पर वो संदेश देना चाह रहे थे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ
दो और स्टेट उन्होंने साधने की कोशिश की। आपने पोलराइजेशन की बात की, मुझे याद आता है कि पिछले चुनावों के दौरान योगी आदित्यनाथ, जब 2019 का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खड़े होकर चरण, जिस तरीके से चुनाव का चरण आगे बढ़ता गया, भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये भी है कि वो जगह देखकर और वहां पे उस हिसाब से जो है ऐसा बयान देते हैं जिससे कि वोट बैंक या वोटर्स जो है उनकी तरफ आए। तो योगी आदित्यनाथ का मुझे बयान याद आता है, जब योगी आदित्यनाथ ने शमशान वर्सेस कब्रिस्तान वाला जो बयान आया था, उसके बाद जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा और अवध के क्षेत्र में आया तो तुरंत उसके बाद जो दूसरा बयान आ जाता है, फिर राम मंदिर आ जाता है। अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि जयंत की आपने बात की। जयंत जो है पिछली बार बहुजन समाज पार्टी और सपा वाला जो गठबंधन था उसमें भी मौजूद थे, और इस बार जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जयंत चौधरी किस तरीके से, चूंकि बसपा भी अब अलग लड़ रही है, तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो वहां पे जयंत चौधरी से ज्यादा परेशान होगा कि मायावती से ज्यादा परेशान होगा? देखिए, जयंत चौधरी की ताकत तब है जब वो अपनी टाइप की विचारधारा की पार्टी के साथ जुड़े हों, और चूंकि जो उनका वोट बैंक है और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की पार्टियों में और योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलनों में इन बातों का जिक्र किया जा रहा है, किसानों की बात हो रही है, गन्ने के दामों की बात हो रही है, और जो फॉर्म लॉज की बात हो रही है, वो लगातार उन पर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो जयंत के उस वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हाँ भाई, हमारे साथ अब तो आपके नेता भी आ गए, आपके नेता को हमने भारत रत्न भी दे दिया, और अब चूंकि गन्ने के रेट पर भी बातचीत हुई, गन्ने के रेट भी बढ़ा चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो वो उस तरीके से तीन मोर्चे पर जयंत के वोटर को साधने की कोशिश है। एक तरफ जयंत आ गए, दूसरी तरफ बेनिफिशियरीज जो हैं, जो बेनिफिट स्कीम के थ्रू जो किसानों को मिला है उसकी बात कर रहे हैं, तो जयंत का फायदा होगा। लेकिन मायावती से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं पहले जैसा कह चुका हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप सहारनपुर से शुरू करिए और लगभग आप आ जाइए बरेली तक, थोड़ा बहुत शाहजहांपुर भी चले जाइए, तो ये जो पूरा इलाका है, और इस पूरे इलाके में 27 से 28 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बनता है। दलित बहुत अच्छी खासी तादाद में है, और इस बार जिस तरीके से मायावती ने अपने कैंडिडेट को फिल किया है, हाँ, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंडिडेट सिलेक्शन जो रहा है, उसमें आप ये देखेंगे कि पिछली बार की तरह उनका सिलेक्शन नहीं रहा। उन्होंने ऐसे कैंडिडेट डाले हैं जहां पर जरूरत हुई तो वहां पर उन्होंने हिंदुओं को ठीक ठाक दिया, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वैसे कैंडिडेट को उतारा है। नगीना का आप एग्जांपल ले लीजिए, आप बिजनौर का एग्जांपल ले लीजिए, मेरठ से त्यागी कैंडिडेट को टिकट दे दिया। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। तो अभी जो, लेकिन फिर भी एक बात फिर मैं बोलूंगा, पिछली बार जैसे आपने जो जिक्र किया कि श्मशान वर्सेस कब्रिस्तान का, उस समय जरूरी था, वो समय की मांग थी, क्योंकि उस समय सपा और बसपा साथ में थे, यानी कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बड़ी मजबूती के साथ में था, और यही वजह थी कि गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी। 15 सीटें, कांग्रेस भी मिला लीजिए एक सीट, तो 16 सीटें हार गई थी बीजेपी। तो इस बार चूंकि बसपा आ गई, इसलिए मुझे लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन इस बार उस लेवल का पोलराइजेशन हो सकता ना हो, क्योंकि बीजेपी को जरूरत पड़ेगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी का जो ताजा बयान है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र वाला, तो देखिए ये बहुत आराम से छू के निकल गए हैं। मोदी जी चाहते तो और मजबूती के साथ हार्डकोर तरीके से वो बात बोल सकते, लेकिन नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले क्योंकि उनको जरूरत नहीं है इस बार। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी वोट कर रही है, उसको उनके समुदाय का थोड़ा बहुत वोट मिलेगा, बाकी बेनिफिशियरीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, और पोलराइजेशन हल्का फुल्का करेंगे तो उनका काम चल जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि जैसे मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए तो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था जाट और मुसलमानों में, क्योंकि ये दोनों गठजोड़ भी बड़ा जो है किसी परिणाम को बदलने के लिए जो है काफी मुफीद होता है। और जयंत अभी तक जो है चूंकि समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ रहे या ऐसे गठबंधन में रहे जहां पे मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं थी कि अगर आरएलडी का भी कैंडिडेट खड़ा हो तो उसको वोट देने में। तो कहा यह जा रहा था कि हाल के दिनों में जयंत के प्रयासों से जो मुसलमान हैं और जाट हैं, इनके बीच की दूरियां जरूर मुजफ्फरनगर दंगे में जो बढ़ गई थी वो कहीं ना कहीं जयंत ने कम की है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम जयंत के चेहरे को देखकर, चूंकि अब इंडिया गठबंधन में है, तो क्या एनडीए गठबंधन में, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में, तो क्या एनडीए को मुसलमान भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है, जाट तो वोट करेगा ही करेगा क्योंकि जयंत है, वो चेहरा है वहां पे, तो मुसलमान भी क्या आएगा साथ में? देखिए, मुसलमान
हो सकता है कुछ आ जाए, इतना ये सवाल आसान इसलिए नहीं। मैंने पूछा क्योंकि जो पसमानदा सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था और जो अल्पसंख्यक मोर्चे का जिनके कंधे पे पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के इनके अध्यक्ष हैं बासित अली, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखिए, हम्म, कोशिश की है भारतीय जनता हम्म, पार्टी ने और कोशिश अच्छी की है, लेकिन मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न रहा है 2022 का पैटर्न देखिए, जब चुनाव हुए तो उसके बाद एक सर्वे कराया गया आरएसएस की तरफ से, भाजपा की तरफ से, खास तौर पर मुसलमानों को लेकर के। उस समय भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल बनाया गया था, तो जी, बहुत ज्यादा फायदा मिला नहीं था। हम्म, ये कोशिश है बीजेपी की कि पसमानदा मुस्लिम्स को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी तमाम सारे ऐसे तबके हैं जो पसमानदा मतलब यही हो गया कि भाई जो पिछड़े जो पिछड़े मुसलमान छूट हैं, गए जिनको जो जिनको फायदा नहीं मिला या नहीं, जिनको दबाने की कोशिश की गई, जो अगड़े मुस्लिम होते हैं, हम्म, खान हैं या राणा है, इस तरीके के जो टाइटल वाले जो मुस्लिम्स हैं, वही ज्यादातर उसमें रहते हैं। तो ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश तात्कालिक नहीं है, ये दीर्घकालिक है। अभी से प्रयास शुरू किया जाएगा तो हो सकता है आने वाले 10 साल 12 साल में मुसलमानों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी हासिल कर ले। और अगर ये हो गया तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में बाकी के जो दल हैं उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों में आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड देखिए मुसलमानों को लेकर के, वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। पिछले 3-4 सालों से आप देखिए, आजम खान की बात हो, इरफान सोलंकी की बात हो, मुख्तार अंसारी की बात, अतीक अहमद की बात हो, साफ तौर पर सीधे सीधे जिक्र किया गया। भाई अखिलेश यादव रोजा इफ्तार पार्टी में जाते हैं और लिखते हैं एट लखनऊ। आपको शर्म आती है क्या रोजा इफ्तार लिखने में? हाँ, वो पोस्ट भी मैंने देखा था, नीचे जो है काफी ट्रोल भी हुए थे अखिलेश यादव की, हाँ, लिख दो रोजा इफ्तार। तो वो कहीं ना कहीं उसी तरफ पॉलिटिक्स को ले जाने की कोशिश है, और शायद अखिलेश यादव को यह पता चल गया है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासी धारा किस ओर बहने वाली। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी चीज, आज प्रधानमंत्री जब मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि विपक्ष जो है ये चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा, वो तो पहले ही हार मान चुका है, वो तो इस चक्कर में है कि 370 भारतीय जनता पार्टी ना पहुंच पाए, उसको कैसे रोका जाए। अच्छा, कुछ हद तक अगर देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हैं, देखिए उनके तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, या उत्तर प्रदेश की बात कर लेना दोनों डिप्टी सीएम हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे तमाम इनके मंत्री हो, सब अपने अपने क्षेत्रों में हैं और सब लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो मोदी जी अगर ये बात कहते हैं तो क्यों ना कहें, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का अभी तक चुनाव प्रचार अभियान ही नहीं शुरू हुआ है। हाँ, क्यों देखा जाए कि अभी हम लोग बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की, तो अभी उसमें भी इफ एंड बट की स्थिति है कि कब से शुरुआत होगी। हालांकि आज जो है कहा जा रहा था कि आकाश आनंद की, हाँ, लेकिन इसमें भी कयास था कि मायावती उसमें शामिल होंगी, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। सपा ने अभी तक कोई चुनाव प्रचार शुरू ही नहीं किया। अभी ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद शायद शुरू करें। यही हाल कांग्रेस की तो और बुरी स्थिति है, अभी कैंडिडेट सिलेक्शन ही उनका पूरी तरीके से नहीं हो पाया, यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा कांग्रेस से। तो प्रधानमंत्री ये बोलते हैं तो क्यों, क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक बात है, प्रधानमंत्री ने आज इस बात का जिक्र भी किया। रैली छोड़िए, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि भाई ये लोग टिकट ही नहीं कर पा रहे, हर घंटे के हिसाब से ये लोग टिकट बांट रहे हैं, पता नहीं कब किसका टिकट बदल जाए, कब किसका टिकट मिलने के बाद कट जाए। तो ये जो कंफ्यूजन है उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया, और ये सच बात है। अगर आप चुनाव में लड़ने आए हैं और अगर आप कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन हमने बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार सत्ता से बेदखल कर देंगे, तो सिर्फ कहने से यह बात नहीं होगी, वो आपके ग्राउंड पर नजर भी आनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रही। अखिलेश यादव का अभी मैं देख रहा था, सुबह कहीं खबर फ्लैश हो रही थी कि 12 तारीख से मेरे ख्याल से उनका चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। तो मैं यही सोच रहा था, तमाम सारे लोग कह भी कह रहे थे थोड़े दिन और रुक जाते तो रिजल्ट भी आ ही जाता, तब अपना शुरू कर लेते। तो तमाम तरीके के मजाक उड़ाए जा रहे हैं इस तरीके के अखिलेश यादव के। मायावती की बात रही तो मायावती ने, हालांकि कुछ खबरें अब कितनी उसमें प्रामाणिकता है ये नहीं कह सकता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मायावती जो अपने कैंपेन की शुरुआत है या तो वो उत्तराखंड से करेंगी, हरिद्वार से, या फिर नागपुर से करेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 25 रैलियां उत्तर प्रदेश में वो करेंगी, जिसमें आकाश आनंद भी रहेंगे और मायावती जी भी रहेंगी। हालांकि जो नगीना की रैली है इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं था मायावती को लेकर के पहले दिन से। तो आज नगीना सीट बड़ा हॉट स्पॉट आज की तारीख में बनी हुई है, इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ नगीना में है, वहां पे आकाश आनंद की रैली है और चंद्रशेखर की डेली रैली हो रही है, रोजाना रैली हो रही है। तो वहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि नाराज होकर के चंद्रशेखर आजाद ने
अपना नॉमिनेशन फाइल किया अखिलेश यादव से, वहां से अखिलेश यादव ने मनोज कुमार को, जो रिटायर्ड सेशन एडिशनल जज हैं वीआरएस लेकर के, हालांकि वो हाथरस के रहने वाले हैं, तो उनको टिकट दिया। तो ये एक बड़ी बात होगी कि अगर हाथरस, माफ कीजिएगा, नगीना में मायावती एक्टिव नहीं हुई तो मामला बहुत दिक्कत में आएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इसी रवैये के साथ इंडिया अलायंस, सपा या कांग्रेस रहा तो बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन या विपक्ष की जो पार्टी या बहुजन समाज पार्टी है, जिस तरीके से अभी वर्तमान में जो स्थिति दिख रही है, वो बीजेपी से कहीं ज़्यादा पीछे दिख रहे हैं। और हालांकि एक चीज़ है कि अक्सर जो है विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये भी जरूरी है कि विपक्ष मजबूती से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। हालांकि नतीजे किसके फेवर में आएंगे, विपक्ष जो है एनडीए को किस तरीके से रोक पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनावी बिसात बीत चुकी है और अपने अपने खिलाड़ी दोनों पक्ष तैयार कर रहे हैं। और देखना होगा कि आखिर किसको सफलता मिलती है। फिलहाल आप बने रहे डेली लाइन के साथ, आप बने रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको जो है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका कोई अगर सुझाव हो तो भी बताएं, हम जरूर अगले डिस्कशन में उसको शामिल करेंगे। फिलहाल फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।